हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट, यानी कि पुराने समय में फॉरेनर किसे माना जाता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे In the past, a foreigner was a stranger who was not a part of that society or culture, यानी कि पुराने समय में उस अजनबी को, उस स्ट्रेंजर को फॉरेनर कहा जाता था जो किसी सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेस्ट ड्वेलर वॉज अ फॉरेनर टू अ सिटी ड्वेलर, यानी कि कोई वनवासी एक शहर में रहने वाले के लिए फॉरेनर होता था और एक शहर में रहने वाला वनवासी के लिए फॉरेनर होता था। बट टू पिजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, लेकिन अगर एक ही गांव में दो किसान रहा करते थे तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, यानी कि हो सकता है कि उनका धर्म अलग हो, उनका कास्ट बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन अगर दो किसान एक ही गांव में रहते थे तो फिर वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ये देखना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो ए पार्ट में हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि 700 ईयर्स के बाद, यानी कि 700 के बाद या 700 ईस्वी के बाद जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें नहीं मिलती। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? पुराने समय में पत्थरों पे या मेटल्स पे जो लिखा जाता था उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। तो यहाँ तो हमसे ये कहा गया है कि सन 700 के बाद इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलती, लेकिन ये गलत है क्योंकि उसके बाद की भी इंस्क्रिप्शंस पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। बी पार्ट है द मराठास एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो मराठास थे इस पीरियड के दौरान, क्योंकि ये जो चैप्टर में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है ये सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के बारे में था। तो यहाँ हमसे ये कहा गया है कि इस पीरियड के दौरान जो मराठास थे उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्व को दोबारा हासिल कर लिया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। सी पार्ट में हमसे कहा गया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, यानी कि जो वनवासी होते थे उन्हें उनकी जगहों से, रहने के स्थानों से बाहर निकाल दिया जाता था जब खेती का विस्तार होता था। यानी जहाँ खेती करनी होती थी अगर उन जगहों पे ये वनवासी आ जाते थे तो उन्हें वहां से हटा दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। इस चैप्टर की जो रीडिंग वीडियो है स्टूडेंट्स उसमें भी हमने इस बात के बारे में पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट है सुल्तान गियासुद्दीन बालबान कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर, यानी कि जो सुल्तान गियासुद्दीन था, गियासुद्दीन बलबन, क्या इसने आसाम, मणिपुर और कश्मीर पर भी राज किया था? तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसने यहाँ इन जगहों पर राज नहीं किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं और हमें इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए पार्ट में हमें दिया गया है आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट, यानी कि आर्काइव्स वो जगह होती हैं जहां पर डैश रखा जाता है। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आर्काइव्स वो जगह होती हैं जहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बी पार्ट है डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। क्रॉनिकलर होते हैं इतिहासकार, तो वो कौन सा क्रॉनिकलर है जो 14th सेंचुरी में था? तो चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था कि उस क्रॉनिकलर का नाम था जियाउद्दीन बरानी।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे जियाउद्दीन बरानी। सी पार्ट है डैश 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 डैश, यानी कि यहाँ पर 4 आंसर आएंगे एंड डैश, और यहाँ 5वां आंसर आएगा। वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड into the subcontinent during this period, यानी इस पीरियड में सन 700 से सन 1750 तक में हमें उन क्रॉप्स के नाम बताने हैं जो नई क्रॉप्स इस उप महाद्वीप में, इस सब कॉन्टिनेंट में लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड में सन 700 से लगभग सन 1750 तक के पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हमें उनके बारे में बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर, पहला है द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, यानी खेतों में इरिगेशन के लिए पर्सियन व्हील का यूज होने लगा, तो ये एक टेक्निकल चेंज था जो इसी पीरियड में आया था। सेकंड है द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि चरखे में भी स्पिनिंग व्हील का यूज होने लगा। और थर्ड है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि जो युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें बारूद, बम वगैरह यूज होने लगे, और ये भी इसी पीरियड के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के दौरान सन 700 से 1750 के बीच में वो कौन से मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट थे जो हुए थे, हमें उनके बारे में बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स, यानी कि जो धार्मिक कोई नई नई चीजें आई थी उनके बारे में बताना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वर एज फॉलोज, तो पहला है पीपल स्टार्टेड वर्शिप ऑफ न्यू डिएटीज, यानी कि लोगों ने नए देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया इसी पीरियड में। टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय रॉयल्टी, और जो राजवंश के लोग थे, जो राजा वगैरह थे, उन्होंने नए नए मंदिर बनाने शुरू कर दिए इसी पीरियड में। द ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स डोमिनेटेड द अदर सोशल क्लासेस, जो ब्राह्मण्स थे, जो पुजारी थे, उनका प्रभाव ज्यादा बढ़ने लग गया दूसरे सोशल क्लासेस के ऊपर, यानी कि इनका प्रभुत्व, इनका डोमिनेशन, इनका प्रभाव सबके ऊपर ज्यादा बढ़ गया। द आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज्ड, यानी इसी पीरियड में जो भक्ति का आइडिया था वो भी आगे बनकर आया। भक्ति मतलब किसी की जरूरत नहीं थी, किसी पुजारी की जरूरत नहीं थी, किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं है, और आप खुद ही अपने परमेश्वर के साथ उससे जुड़ सकते हैं, इसे भक्ति कहा गया। 5th पार्ट है मुस्लिम रिलीजन एंड टीचिंग्स ऑफ कुरान वर इंट्रोड्यूस्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, और इसी पीरियड के दौरान जो मुस्लिम धर्म था और जो कुरान की जो टीचिंग थी, कुरान की जो सीख थी, वो इसी समय के दौरान उप महाद्वीप में सब कॉन्टिनेंट में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 6 है इन व्हाट वेज हैज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड, यहाँ पर स्टूडेंट्स चेंज्ड आएगा ओवर द सेंचुरीज। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पिछली कुछ सेंचुरीज में, पिछले कुछ 100 सालों में हिंदुस्तान शब्द के मतलब में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर। अब हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ 100 सालों में, कुछ सेंचुरीज में हिंदुस्तान शब्द के मतलब में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इन द प्रेजेंट टाइम द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान इज अंडरस्टूड एज बाय इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट, यानी आज का जो भारत है, आज का जो इंडिया है, पहले इसे हिंदुस्तान कहा जाता था और अब इसे इंडिया कहा जाता है। इन द 13th सेंचुरी मिनहाज ए सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान, यानी कि 13th सेंचुरी में मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द को यूज किया था हिंदुस्तान। बाय हिंदुस्तान ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। और मिनहाज ए सिराज ने जो ये शब्द यूज किया था भारत के लिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से उसका मतलब क्या था, उसका मतलब हिंदुस्तान से था पंजाब, हरियाणा और वो जगहें जो गंगा और यमुना नदियों के बीच में आती थी, इतने एरिया को ही उसने हिंदुस्तान कहा था। 3rd पॉइंट, इन द 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फ्यूना यानी कि एनिमल्स एंड द कल्चर
ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि 16th सेंचुरी में बाबर ने जब हिंदुस्तान शब्द कहा तो उसके लिए हिंदुस्तान का क्या मतलब था? उसका मतलब था भारत का जो जियोग्राफी है, भारत का जो भूगोल है, हिंदुस्तान शब्द में वो भी आ गया। यहाँ के जो प्राणी, जो जानवर हैं वो आ गए। यहाँ की जो संस्कृति थी, जो भी इस सब कॉन्टिनेंट की, जो भी यहाँ इस उप महाद्वीप की जो संस्कृति थी, वो सब भी उसके इस शब्द हिंदुस्तान में आ गए। फोर्थ पार्ट है, इन 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द टर्म हिंद इन द सेम सेंस एज बाबर डिड इन द 16th सेंचुरी, यानी कि जिस सेंस में बाबर ने 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, उसी सेंस में अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द का प्रयोग किया था। 7th क्वेश्चन है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड, यानी कि जो जातियों के जो अफेयर होते हैं, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके जो कामकाज होते हैं, वो किस तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं, किस तरीके से नियंत्रित किए जाते थे, यानी कि जाति के लोग किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से अपने रीति रिवाजों का पालन करेंगे, ये सब कौन रेगुलेट करता था, कौन इन पर नियंत्रण रखता था? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि जातिज के जो अफेयर्स होते थे, जो उनके कामकाज होते थे, रीति रिवाज होते थे, संस्कार होते थे, उन सबको रेगुलेट किस तरीके से किया जाता था, अब हम देखेंगे। जातिज फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जातिज अपने खुद के रूल्स, अपने खुद के रेगुलेशंस, अपने खुद के कानून, खुद के नियम बनाती थी। जाति पंचायत और दी असेंबली ऑफ एल्डर्स एनफोर्स्ड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो जाति पंचायत होती थी, जाति पंचायत क्या होती थी? जो असेंबली ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर जगह के जो बुजुर्ग होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनके ग्रुप को ही जाति पंचायत कहा जाता था, और वो ही ये ध्यान रखते थे कि वो किस तरीके से इन नियमों को, इन कानूनों को लागू करवाएं कि सब लोग इनको माने और करें। तीसरा पॉइंट है, जातिज ऑल्सो फॉलोड द रूल्स ऑफ द विलेज, यानी कि जो विलेज का रूल होता था, जो गांव का रूल होता था, जातियां उनको भी फॉलो करती थी, यानी जातियां जो अपने रूल बनाती थी वो तो फॉलो करती ही थी, लेकिन गांव के रूल को भी फॉलो करती थी। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चिफ्टेन, चिफ्टेन का मतलब होता है मुखिया, यानी कि ज्यादातर जो गांव होते थे उनको मुखिया ही चलाते थे, मुखिया ही हर बात की देखभाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन? इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, पैन रीजनल एम्पायर मीन का मतलब जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जिनका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला होता था, उसे हम पैन रीजनल एम्पायर कहते थे, यानी बड़ा साम्राज्य जो दूर दूर तक फैला होता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे अ पैन रीजनल एम्पायर इज रेफर्ड टू एन एम्पायर which is expanded over several regions of diverse cultures, geography and religion. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो पैन रीजनल एम्पायर होते थे, इनका मतलब होता था कि ऐसे एम्पायर, ऐसे साम्राज्य जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते थे, जिनमें अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां भी शामिल होती थी, अलग अलग प्रकार के भूगोल होते थे, अलग अलग प्रकार के धर्म होते थे। क्योंकि ये साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते थे, तो इनमें ये सब चीज़ें बहुत विविधता में पाई जाती थी। इनके अंदर बहुत सारे कल्चर आ जाते थे, बहुत सारी ज्योग्राफी और अलग अलग प्रकार के धर्म आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल द डायनेस्टीज ऑफ द चोल्स, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स, यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने ये देखे, चोल्स, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स, इन सबके साम्राज्य बहुत बड़े थे, और इनके जो राजवंश थे, इनके जो वंश थे, इनके जो साम्राज्य फैले थे, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, और इन्हें हम कहते हैं पैन रीजनल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स के जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ने में, पुराने ज़माने की जो लिखी हुई चीज़ें थी उनको पढ़ने में कैसी मुश्किलें आती हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, यानी कि पुराने समय में प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, तो जो स्क्राइब्स होते थे, यानी कि कॉपी करने वाले,
वो अपने हाथों से ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे। यानी कि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उसको अगर कॉपी करना है तो जो स्क्राइब्स होते थे वो अपने हाथों से ही देख देख के कॉपी करते थे। तो कॉपी वॉज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज, और मैन्यूस्क्रिप्ट को देखकर कॉपी करना आसान काम नहीं था, क्योंकि किसी और की राइटिंग देखना, उसे समझना, कई बार राइटिंग ठीक से नहीं भी समझ आती। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंजेस। और जब स्क्राइब्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे तो वो थोड़े बहुत चेंजेस कर दिया करते थे। कभी कोई शब्द समझ नहीं आया, कोई वाक्य समझ नहीं आया तो अंदाजे से लिख दिया करते थे। तो ये छोटे छोटे चेंजेस थे, लेकिन महत्वपूर्ण चेंजेस होते थे, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो इतनी चलती नहीं थी, क्योंकि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट तो धीरे धीरे खो गई या पुरानी हो गई, तो ये कॉपीज ही ज़्यादा यूज होती थी। और जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखा होता था उसमें धीरे धीरे बदलाव आते रहते थे, क्योंकि किसी ने कुछ देखा और लिखा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर उस कॉपी को किसी और ने, आगे स्क्राइब ने देखा, अब कॉपी से कॉपी बनती थी, तो कॉपी से कॉपी बनती थी तो चेंजेस बढ़ते चले जाते थे। These small words or sentences here and there grew over centuries of copying। अब कई सौ सालों तक ये कॉपी चलती रही। मैन्यूस्क्रिप्ट की ओरिजिनल कॉपी से कई कॉपी बनी, फिर कॉपीज से कॉपीज बनी, जिससे कि वर्ड्स और सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। The manuscripts of the same text became a great extent different from the original। तो जिस मैन्यूस्क्रिप्ट से कॉपी करना शुरू किया जाता था, एक समय ऐसा आ गया कि अब जो कॉपीज चलती हैं उनमें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट के मुकाबले काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। Historians have to depend upon the copied version as the original manuscripts are rarely found and they have to guess what the author had originally written। अब मान लीजिए आज से 1000 साल पहले किसी ने कोई मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी, वो हैंड रिटन कुछ लिख कर गया था कोई इंसान, अब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती रही, चेंजेस आते रहे। अब जो हिस्टोरियंस हैं उनको तो कॉपी वर्जन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो तो बड़ी मुश्किल कहीं मिलती है, वरना मिलती भी नहीं है। और जब हिस्टोरियंस, इतिहासकार इन कॉपीड वर्जन्स को देखते हैं, कॉपी की गई मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखते हैं, कई जगह उनको गेस करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है कि ओरिजिनली क्या लिखा गया था, और वो अंदाजे से काम करते हैं। तो हिस्टोरियंस को मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपी को पढ़ने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास को पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड्स में कैसे बांटते हैं। डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। और क्या ऐसा करने में उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई परेशानियां आती हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स विच कैरेक्टराइज देम। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं वो पास्ट को, इतिहास को जो पीरियड्स में बांटते हैं वो इकोनॉमिक बेसिस पर और सोशल फैक्टर्स के बेसिस पर बांटते हैं। यानी कि जिस समय पर जिस प्रकार के इकोनॉमी, किसी समय पर किस प्रकार की इकोनॉमी थी या किस पीरियड में किस तरह के सोशल फैक्टर्स थे, इन बेसिस पर जो हिस्टोरियंस है वो इतिहास को बांटते हैं, पुराने समय को बांटते हैं। इन डूइंग सो दे आर फेस्ड विथ टू प्रॉब्लम्स। ऐसा करने में इतिहासकारों को दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस, हैंस डेफिनेट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। यानी कि हर समय इतिहास में आप कभी भी उठाकर देख लीजिए, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस तो हमेशा होते रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये बाउंड्रीज बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितने समय को हम एक पीरियड में अलग से डिवाइड करें कि जब इस तरह की इकोनॉमी थी और इस तरह के सोशल फैक्टर थे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, सेकंड, दीज पीरियड्स आर कंपेयर्ड विद मॉडर्निटी। यानी कि इन पीरियड्स को आधुनिक समाज, आधुनिक समय के साथ कंपेयर किया जाता है। मॉडर्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। और जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो इसमें हम तरक्की की बात करते हैं। दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है दिखाना, ये दिखाता है दैट देयर वॉज नो प्रोग्रेस बिफोर विच इज़ नॉट ट्रू। और इससे तो हमें ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में तरक्की नहीं होती थी, लेकिन ये तो सही बात नहीं है। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर पीरियड्स में हम इतिहास को बांट रहे हैं तो इसका मतलब हम धीरे धीरे आधुनिक समाज की तरफ आ रहे हैं, आज के समय पर आ रहे हैं। और आज के समय पर आना यानी मॉडर्निटी, आधुनिकता।
और इसका मतलब होता है कि प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है। और हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं कि आज से 400-500 साल पहले तो कोई तरक्की नहीं हुई होगी, उससे 600-700 साल पहले कोई तरक्की नहीं हुई होगी, उससे 500 साल पहले कोई तरक्की नहीं हुई होगी। लेकिन हम जिस तरीके से देखते हैं वो गलत है। हर समय पर कुछ ना कुछ तरक्की होती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है, जिसकी वजह से आज ये इतिहास, आज ये दुनिया यहाँ तक पहुंची है। तो ये दो चीजें हैं जो इतिहासकारों के सामने मुश्किलें पैदा करती हैं कि एक तो ये कि वो कैसे इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के बेसिस पर इतिहास को बांटे, और वो किस तरह से मॉडर्निटी के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से इतिहास को बांटे, क्योंकि इतिहास तो हमेशा प्रोग्रेस होता आया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।